हेलो क्लास 12th चैंपियंस, क्या हालचाल। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के थर्ड चैप्टर यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन इस माइंड मैप के थ्रू। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो ये माइंड मैप देखने के बाद सब कुछ कवर हो जाएगा। नहीं, ये सिर्फ आपको रिवीजन करवाएगा और आपको याद दिलाएगा कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें थी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? तो भाई जब भी किसी कंडक्टर में कोई चार्ज फ्लो होता है तो उन चार्जेस के फ्लो को कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट, या हम कहें रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। फॉर्मूला होता है I बराबर Q अपॉन T। और अगर आपके पास करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर दे रखा है तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं J इंटू डी एस वेक्टर लेके। लेकिन सवाल ये आता है कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है किसी कंडक्टर में फ्लो क्यों होता है? क्योंकि इसके अक्रॉस हम लगाते हैं एक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं या हम कहें ईएमएफ। तो ईएमएफ होता है W अपॉन Q, यानी इट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स when the conduct connected externally। यानी जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस उस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उनको पुश करता है ताकि वो मूव करें एक टर्मिनल से, या मैं कहूं एक एंड ऑफ कंडक्टर से तो दूसरे एंड तक। और इसी की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है जो कि अपने साथ चार्ज कैरी कर लेकर जाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, यानी जो आपका ईएमएफ होता है, जो आपका बैटरी या सेल होता है उसके पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है और वो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी कंडक्टर के दो टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वी ए माइनस वी वो होता है ई माइनस आई आर। यहाँ पर ई होता है ईएमएफ और आर होता है इंटरनल रेजिस्टेंस और आई इज द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू दैट सर्किट। Now what is current density? Current density is defined as the current density is equal to conductivity and into electric field। conductivity into electric field J equals to sigma into E यहाँ पर, या फिर इसको लिख सकते हैं हम I upon S into cos theta। यहाँ पर जो S है वो है area of cross section, theta is the angle between area vector and current flow, and the sigma is conductivity। नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो एवरेज वेलोसिटी होती है किसी कंडक्टर के अंदर जिससे कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते हैं व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट, एंड दिस वीडी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला I अपॉन NEA। यहाँ पर I है इलेक्ट्रिक करंट, N इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन एंड A इज द एरिया ऑफ द कंडक्टर। नाउ बात करें मोबिलिटी की। मोबिलिटी है तो मोबिलिटी हम फाइंड करते हैं U इक्वल्स टू E टाउ अपॉन M। हियर टाउ इज द एवरेज कोलिजन टाइम या हम इसे रिलैक्सेशन टाइम भी कहते हैं। ओम्स लॉ हमने पढ़ा है। ओम्स लॉ कहता है कि जब भी किसी कंडक्टर के फिजिकल कंडीशन को सेम रखा जाए, या मैं कहूं उसके टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, तो उस कंडक्टर में फ्लो होने वाला जो करंट है उस कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या जब हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं द करंट डेंसिटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो वो कंडक्टर अपने अंदर फ्लो होने वाले करंट का अपोज करता है, और जिस प्रॉपर्टी की वजह से अपोज करता है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कंडक्टर के लेंथ, एरिया एंड उसकी मटेरियल पर। तो फॉर्मूला हो जाएगा R इक्वल्स टू सिग्मा, R इक्वल्स टू रो L बाई ए। हियर रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, एंड द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा हो जाएगा 1 अपॉन रो, एंड रेजिस्टिविटी हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी यानी 1 अपॉन सिग्मा। नाउ जब हम बात करें कि जो हमारे रेजिस्टर्स हैं उन रेजिस्टर्स को हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट में मल्टीपल टाइप से अरेंज कर सकते हैं, तो ग्रुप कर सकते हैं उन रेजिस्टर्स को। मेनली दो टाइप होते हैं, एक होता है हमारा पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर और एक होता है सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स। जब हम रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में तो जो आर टोटल होता है वो होता है सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होता है आर टोटल। बट क्वेश्चन ये आता है कि सर जब रेजिस्टेंस का काम है इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के फ्लो को रोकना, फिर नीड क्यों पड़ती है, हम इसे क्यों किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करते हैं? तो इसका यूज हम इसलिए करते हैं ताकि उस इलेक्ट्रिक सर्किट में हम करंट एंड वोल्टेज की वैल्यू को रेगुलेट कर सकें। जब रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो जो हमारा आर इक्विवेलेंट होता है वो होता है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अब जिस तरीके से हम रेजिस्टर्स को एक सर्किट में ग्रुप कर सकते हैं वैसे ही सेल को भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में ग्रुप किया जा सकता है। तो सेल्स को भी हम ग्रुप करते हैं इन पैरेलल ग्रुपिंग एंड इन सीरीज ग्रुपिंग। जब पैरेलल ग्रुप में हम सेल को कनेक्ट करते हैं तो जो हमारा नेट ईएमएफ आता है वो आता है E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, अगर हमने दो सेल्स को आपस में कनेक्ट किया है इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। हियर R1 एंड R2 आर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द
सेल। जब हम उनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो सिंपली टोटल ईएमएफ E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, जो कि हो जाएगा उस सीरीज में लगा, उस सर्किट में लगा हुआ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R और उन दोनों ही सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। इस तरीके से हम E नेट फाइंड कर सकते हैं जब हम उनको ग्रुप में कनेक्ट करते हैं, किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। नाउ हम बात करें ये जो रेजिस्टेंस जिसको हमने पढ़ा, रेजिस्टेंस जो है ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, because the resistance of a material depends on length, area, material and temperature, क्योंकि टेम्परेचर के साथ वेरी करता है मटेरियल का रेजिस्टिविटी। और कैसे वेरी करता है, तो लेट्स सपोज अगर T नॉट टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस हमारा R नॉट है, तो अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा के T कर दें तो जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा R इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस अल्फा T माइनस T नॉट। सेम हमारा रेजिस्टिविटी होता है, रेजिस्टिविटी हमारा अगर T टेम्परेचर पर रो नॉट है तो T टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी हो जाएगा रो इक्वल्स टू रो नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा T माइनस T नॉट। यहाँ पर जो अल्फा है वो है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। नाउ अब इसके कुछ एप्लीकेशन, यानी इस चैप्टर में कुछ हमने डिवाइसेस पढ़े थे, जैसे मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का यूज होता है एक अननोन रेजिस्टर की वैल्यू को फाइंड करना, जहां पर L जो है बैलेंसिंग लेंथ है और R जो है हमारा नोन रेजिस्टेंस है, और इसकी हेल्प से हम एक S रेजिस्टेंस जिसका हमें वैल्यू नहीं पता वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ सेम एक और डिवाइस हमने पढ़ा था, दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। अगेन व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल भी हम एक अननोन रेजिस्टर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन ये होती है कि इसमें ये कहता है कि अगर इस गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाला करंट 0 है तो जो एडजेसेंट साइड के रेजिस्टेंस है उनका जो रेसिप्रोकल है, उनका जो रेशियो है वो सेम होता है, यानी P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। तो इस तरीके से यहाँ पर अननोन रेजिस्टर की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। Now coming to another device, that is potentiometer। पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस होता है जिसका यूज हम करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए, और इसका फॉर्मूला होता है V1 माइनस V2 अपॉन L। लेंथ ऑफ द वायर ये होता है L और V1 माइनस V2 है पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट लॉज जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं, दैट इज किरचॉफ लॉ। किरचॉफ का पहला लॉ है जिसको हम जंक्शन लॉ या फिर केसीएल किरचॉफ करंट लॉ कहते हैं। ये कहता है द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन और नोड इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस बेस्ड है। इसका मतलब किसी नोड पर, किसी जंक्शन पर जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज वहां से जाएगा, यानी समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 0 होगा, जितना करंट आएगा उतना करंट वहां से जाएगा भी। एंड दूसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये कहता है द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग अ क्लोज लूप इज ऑलवेज 0। तो ये था हमारा पूरे चैप्टर का एक छोटा सा जस्ट, जिसको हमने इस माइंड मैप के थ्रू रिवाइज कर लिया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताइए। मुलाकात होगी अब आपसे नेक्स्ट पार्ट में, यानी हमारे चैप्टर 4 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय।